हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा और आप लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइए और सभी लोगों को जो है जितने भी आपके फ्रेंड हैं, अब यहाँ से इंटरेस्ट होने वाला है। तो जितने भी फ्रेंड हैं आप अपने फ्रेंड को भी जोड़ सकते हैं, ऐसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। यदि आपको जो है हाथ में दर्द नहीं हो, यदि कोई झंझनाहट नहीं हो तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जो है नियंत्रण और समन्वय का। तो फटाफट सब जो है उपस्थित हो गए हैं तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, अपने जो उपस्थिति को दर्ज करा दीजिए फटाफट। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? फटाफट बताइए। मस्तिष्क का कौन सा भाग, यदि हम बात करें मस्तिष्क में कितना भाग होता है तो मस्तिष्क में 3 भाग होता है, याद रखना है। जिसको हम लोग कहते हैं एक अग्र मस्तिष्क, इसको फोर ब्रेन कहते हैं। दूसरा हो जाता है मध्य मस्तिष्क, इसको जो है मिडिल ब्रेन कहते हैं। और एक होता है जो है पश्च मस्तिष्क, तो याद रखना है। तो ये 3 भाग हो गया। अब 3 भाग में ये कौन सा जो है ना मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर में स्थिति और संतुलन का जो है अनुरक्षण करता है। मतलब कि संतुलन जैसे मतलब समझते हैं, देखिए संतुलन का मतलब हुआ जैसे हम चलते हैं तो बैलेंस कौन बनाता है? स्थिति और संतुलन का मतलब हुआ बैलेंस कौन बनाता है, ठीक है ना। चलने में, बोलने में, हाथ उठाने में, ये सब में बैलेंस कौन बनाता है? कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी? फटाफट बताइए। बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? तो आप लोगों को जितने भी मेरे ऑफलाइन में बैच में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उस सभी को ये पूरा डिटेल में बताया गया है। और यदि कोई ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो वो जो है बांका में दिव्य ज्योति कोचिंग सेंटर चलता है, उसमें आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। तो ये जो है आपका MRD स्कूल के बगल में है। MRD स्कूल के बगल में हम लोग का क्लास चलता है। तो आप लोग जो है जो ऑफलाइन बच्चा जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है। नहीं तो किसी भी स्टूडेंट जो पढ़े हुए हैं उससे आप लोग का संपर्क कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर के संतुलन में अनुरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा कौन? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम, ठीक है ना। सेरिबेलम करता है, याद रखना। सेरिबेलम ये जो है मस्तिष्क का जो है एक भाग है। सेरिबेलम क्या करता है कि हम लोगों को बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि साइकिल न्यू आदमी चलाता है तो कैसे वो चलाना सीखता है, तो ये सेरिबेलम जिसका कंट्रोल होता है वो जो है इस तरह का काम कर लेता है। तो याद रखना ये सेरिबेलम है, ठीक है। तो सेरिबेलम काम कर जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग? तो चलिए फटाफट हम ये तंत्रिका कोशिका हम बनाते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं। तो न्यूरॉन यदि हम बनाएं तो इस तरह का जो है आप लोग जो है 10th में बनाए होंगे, इस तरह का न्यूरॉन। ये बड़ा वाला हिस्सा निकल जाता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। और ये एक्सॉन में यहाँ एक्सॉन बल्ब लगा होता है यहाँ से, और ये धीरे धीरे जो है ये शाखा के रूप में बढ़ जाता है, ठीक है। ये शाखा के रूप में बढ़ता है। यहाँ पे जो है डेंड्राइट्स निकलते हैं, डेंड्राइट्स इस तरह का निकला रहता है। ये हो गया डेंड्राइट्स, तो याद रखना ये डेंड्राइट्स हो गया। अब यहाँ बीच में एक जो है कोशिका होता है, बीच में जो है कोशिका होता है, और इसके बीच में जो खाली स्थान है यहाँ पे भी छोटा छोटा जो है कोशिका पाया जाता है, जिसको हम लोग साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। याद रखना है, छोटा छोटे जो कोशिका होता है उसको साइटोन कहते हैं। और ये बीच में जो है न्यूक्लियस है, इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। याद रखना ये केंद्रक हो गया। और ये छोटा छोटा जो हिस्सा है ये साइटोन का ही बढ़ा हुआ हिस्सा है, ये वाला। और यहाँ से जो छोटा छोटा ये वाला हिस्सा है, ये जो बटा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स।
इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, याद रखना है। ये छोटा छोटा जो हिस्सा है शाखित के रूप में बटा हुआ है, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये एक डेंड्राइट्स जो है, ये एक जो है साइटोन, ये बहुत आगे निकल जाता है, लंबा हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। तो याद रखना ये क्या है, ये एक्सॉन है, AXONE, एक्सॉन। ये एक्सॉन हो गया। जब लंबा हो गया तो एक्सॉन के पास ही जो है छोटा छोटा जो है संरचना पाया जाता है, तो ये भी याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स है, एक्सॉन फिर आगे जाके शाखित में हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नर्व्स कहते हैं, सिनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। अब सिनेप्टिक नर्व्स, अब ये यदि दूसरा यहाँ से जो है दूसरा कोई न्यूरॉन आएगा, दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से ये जुड़ने का काम करता है, दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से ये जो जुड़ता है, डेंड्राइट्स आपस में सिनेप्टिक नर्व से, तो यहाँ पर जो खाली स्थान रह जाता है, ये खाली स्थान यहाँ पे जो जुड़ने के क्रम में, जैसे ये एक जुड़ रहा है और ये एक जुड़ रहा है, तो बीच में जो खाली स्थान रहता है इसी को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। तो याद रखना है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं पढ़े हैं तो ये जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मान लीजिए कि ये जो है ये श्वान कोशिका, इसके बीच में रहता है श्वान कोशिका, ठीक है ना, श्वान कोशिका। अब इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान, इसको कहते हैं रेनवियर नर्व्स, रेनवियर नर्व्स। ये हम पूरा डिटेल बताए हुए हैं, फटाफट जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, जैसे आदित्य हो गए, बुलबुल हो गए, इसमें जितना भी जुड़े हुए हैं क्लास का स्टूडेंट होंगे कुछ, तो वो सब बताइए फटाफट की कमेंट करके कि जो है ना ये सब आप लोगों का क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताइए। अब यहाँ पे सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। अब आप लोगों को क्या बताना है कि इन जो है जो खाली स्थान है इसके बीच में कौन सा जो है ना, कौन सा रासायनिक जो है ना पदार्थ स्रावित होता है, ये बताना है। और इसमें कौन सा जो है ना तत्व रहता है, तत्व जो कि सूचना का आदान प्रदान करने में काम करता है, तो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। और जो लंबा वाला हम लोग इस तरह बनाए हुए थे इसको ही एक्सॉन कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये किसका भाग है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अगर मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क का, किसका हो जाएगा, फटाफट बताना है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। बात करते हैं पोन्स। देखिए जब हम बात करें कि जो है ना तीन भाग में बांटे अभी मस्तिष्क को, जो ब्रेन है, ब्रेन को हम लोग तीन भाग में बांट दिए, तीन भाग में बांटे। तो एक हो गया जो है अनुमस्तिष्क, दूसरा हो जाता है सॉरी अग्र मस्तिष्क, दूसरा हो जाता है जो मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हो जाता है पश्चिम मस्तिष्क। बात करें पश्चिम मस्तिष्क का, तो पश्चिम मस्तिष्क से हम लोग देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो है ये दो भाग में रहता है, पश्चिम मस्तिष्क दो भाग में रहता है। एक रहता है सेरिबेलम, एक रहता है सेरिबेलम, याद रखना है, जो अभी हम बताए कंट्रोल स्थापित करने का काम करता है, ये जो है क्या कहते हैं, बैलेंस बनाने का काम करता है, सेरिबेलम। दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम, हम किसका पढ़ रहे हैं, तो पश्चिम मस्तिष्क का पढ़ रहे हैं, तो दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम। तो याद रखना ये मस्तिष्क स्टेम हो गया। मस्तिष्क स्टेम दो भाग में होता है, मस्तिष्क स्टेम दो भाग में होता है। मस्तिष्क स्टेम एक हो गया पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई, और दूसरा यहाँ हो जाता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ आप लोगों से पूछा क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ दिया हुआ, पोन्स दिया, पोन्स जो है वेरोलाई, तो पोन्स वेरोलाई ये हिस्सा देखिए, पोन्स वेरोलाई ये हो गया, ये क्या करता है, श्वसन नियंत्रण का काम करता है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और अनुमस्तिष्क को ही हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। तो ये तीनों जो है हिस्सा किसका भाग है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो इसलिए याद रखना है ये किसका हिस्सा होगा, पश्चिम मस्तिष्क का। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, फटाफट बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा हो जाएगा। वनली एक क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक मतलब क्या हुआ कि जो अनैच्छिक का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से नहीं हो, इच्छा से ना हो, इच्छा से ना हो, उसको कहते हैं अनैच्छिक। तो कौन बोल रहा है इच्छा अनैच्छिक नहीं है, अर्थात जो इच्छा से होता है वही पूछ रहा है, कौन इच्छा से होता है, वमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना। तो फटाफट बताइए, बोला कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है जो अपनी इच्छा से नहीं होता है। तो अपनी इच्छा से वमन हो गया, लार आना हो गया, धड़कन धड़कना, ये सब क्या हो जाएगा, ये अनैच्छिक क्रिया, ये अपने से होता है। लार भी अपने से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको जो है ना लड़की सबको कोई मान लीजिए कि गोलगप्पा दिखा दिया, ठीक है, गोलगप्पा, यदि हम बोलें कि ये गोलगप्पा देख लिया,
तो उसका लार आना फिक्स है। क्या वो अपने से बुलाता है? नहीं, आ जाता है। क्या होता है? आ जाता है। यदि मान लीजिए कोई खट्टा चीज़ देख ले तो लार क्या होता है? खट्टा चीज़ देखने के बाद आ जाता है, लाता नहीं है। कोई मान लीजिए कि जो है फास्ट फूड खाता है, कोई दूसरा खाता होगा और वो नहीं खा रहा है ना, उसके मुंह में लार आ जाता है। तो इस तरह लार आना ये अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है ना। धड़कन धड़कना, अब मान लीजिए कि धड़कन अपने से धड़कता है ना, ये होता है कि हम जो है न आज जो है ना आज दिन भर धड़कने नहीं देंगे, आज जो है बंदे कर देते हैं, तो बंद करेंगे तो ख़त्म। इसलिए धड़कन धड़कना क्या है? ये अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है ना। तो अनैच्छिक क्रिया हो जाता है। चबाना, चबाना क्या अनैच्छिक क्रिया हो सकता है? चबाना अपना मन में है, चबाएं या नहीं चबाएं उससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है ना। उल्टी आना भी अनैच्छिक क्रिया हो जाता है। उल्टी कोई जान के नहीं लाता है, कभी कभी अपने मन से आ जाता है, तो ये भी अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है? तो चबाना, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया? ऐच्छिक क्रिया मतलब जो अपने इच्छा अनुसार हो, इच्छा अनुसार हो। इसका मतलब हम अपना चाहेंगे अपने से तभी वो होगा। डर जाना ये ऐच्छिक क्रिया है, या छींक आना, या खाना, या चौंक जाना? ऐच्छिक क्रिया क्या है? फटाफट बताइए। ऐच्छिक क्रिया क्या हो जाएगा? डरते हैं तो ये अपनी इच्छा से नहीं, ये जो है डर जाते हैं हम लोग, अनैच्छिक क्रिया होता है ये। छींक आता है ये अनैच्छिक क्रिया है। चौंक जाना ये भी अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन खाना अपने मन से, इच्छा होगा तो खाएंगे, नहीं इच्छा होगा तो नहीं खाएंगे। इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया क्या हो गया? खाना हो गया। अब यदि बात करें कि अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, देखिए एक अनैच्छिक क्रिया हो गया, एक ऐच्छिक, तो एक ऐच्छिक हो गया और दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? अभी जस्ट बताया। अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा याद रखना, मेडुला ऑब्लांगेटा। और ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है सेरिबेलम। ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रित करने का काम सेरिबेलम, जो बैलेंस बनाने का काम करता है। तो ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम सेरिबेलम और अनैच्छिक क्रिया को मेडुला ऑब्लांगेटा। तो याद रखना दोनों किस मस्तिष्क का भाग है? दोनों पश्च मस्तिष्क का भाग है। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा विश्लेषण छुपा हुआ है, इसलिए आप लोगों को विश्लेषण पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला जो है रोग, कौन सा रोग होता है? घेगा होता है, मधुमेह होता है, क्रेटिनिज्म होता है, या बौनापन होता है? फटाफट बताइए। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होगा? तो हम पढ़ाई में आप लोगों को ग्लैंड, ठीक है ना, ग्लैंड पढ़ाए हैं। तो ये आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कि इंसुलिन जो है हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए तब तक। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है। मधुमेह, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? डायबिटीज़, डायबिटीज़ मधुमेह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। या इसी को हम लोग जो है चीनी बीमारी भी कहते हैं। चीनी बीमारी, कभी कभी नाम सुने होगा आप लोग, चीनी बीमारी, ठीक है ना। तो ये कौन सा जो है ना ग्लैंड से निकलता है? जिसका जिसका आंसर आ रहा है बहुत अच्छा है कि इंसुलिन जो है कहाँ से निकलता है? तो अग्न्याशय से, अग्न्याशय के किससे? लैंगरहैंस द्वीपिका से, लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा सेल से निकलता है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है कंपटीशन में। यहाँ से जो है ये पिछले बार भी जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा खास करके। तो देखिए ये कहाँ से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा? मधुमेह। अब मधुमेह कैसे होता है? तो इंसुलिन क्या करता है, हम लोगों का जो जितना भी मतलब कि मीठा चीज़ होता है ना, मीठा चीज़ को नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन जब ये इंसुलिन नहीं होगा तो मीठा चीज़ क्या हो जाएगा? वहाँ पे सुक्रोज जो भी हम लोगों का रहता है वो सब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर जो है ये शरीर में ज़्यादा मात्रा बढ़ जाता है। इसके कारण जो है शरीर में बीमारी हो जाता है चीनी। तो याद रखना है कि जो है चीनी को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से? तो फटाफट बताइए। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो होता है इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं, हिंदी में इसको गलगंड कहते हैं, गलगंड बीमारी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये गलगंड या घेघा रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो सबका आंसर सही है जो जो बता रहे हैं, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? ग्वाइटर या घेघा। अब बताइए ग्वाइटर या घेघा जो हम लोग पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? मान लेते हैं ये मस्तिष्क से आदमी का इस तरह का जो है ये गला हो जाता है, ठीक है ना।
ये गला हुआ, उसके बाद इधर देखिए ये आदमी का जो है बाँ वगैरह निकल गया। तो गला के पास यहाँ पे एक ग्रंथि होता है, यहाँ से इस एक ग्रंथि होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं हम लोग जो थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड। थायराइड जो है ग्लैंड होता है, याद रखना। थायराइड से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का क्या नाम है, फटाफट बताइए। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन ये जो है काम करता है आयोडीन के नियंत्रण का। अब मान लीजिए कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा तो यहाँ आयोडीन का कमी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक भी खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, शुद्ध जो है पतंजलि का नमक, शुद्ध जो है टाटा का नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो याद रखना आयोडीन युक्त नमक इसलिए खाते हैं क्योंकि इसी के कमी से यदि ये शरीर में कमी हो गया तो ग्वाइटर अथवा घेगा होता है। अब ये भी बताए थे ये ग्वाइटर अथवा घेगा क्यों होता है, क्योंकि जो है हम लोग देखे थे एक TSH हार्मोन निकलता है, कहाँ से? प्यूटिटरी ग्लैंड से, ठीक है ना। प्यूटिटरी ग्लैंड से निकलता है TSH हार्मोन। TSH का मतलब क्या हो गया? थायमिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है जो है पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है। और वहाँ जो है जब वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है थायराइड ग्लैंड से तो ये इसको जाके कंट्रोल करता है और धीरे धीरे ज़्यादा जमा हो जाने के कारण जो है ये ग्वाइटर या घेगा रोग हो जाता है। तो चलिए ये इतना एक्सप्लेन काफ़ी है आप लोगों के लिए, और जिसको क्लास में पढ़ाएं तो वो तो पूरा डिटेल जानते होंगे। फटाफट वो कमेंट कीजिए कि सबको पता है कि नहीं। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, कहाँ होता है? फूल में, पुंकेसर में, अंडप में, वर्तिकाग्र में या वर्तिका में? फटाफट बताइए। फूल में प्रजनन अंग, यदि हम बात करते हैं फूल का, तो ये हम एक नन्हा मुन्ना सा फूल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे भी बन जाए टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए कि ये एक फूल बन गया। अब ये फूल का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। फूल का बहुत सारा छोटा छोटा हिस्सा भी होता है। मान लीजिए कोई फूल है, अब फूल का ये जो भाग है सबसे बड़ा वाला भाग, ये जो है ना मतलब कि फूल का आप लोग देखे होंगे हिस्सा, फूल के हिस्सा में क्या पाया जाता है? ये ऊपर वाला जो हिस्सा में पाया जाता है, ये यहाँ से इसमें बहुत सारा एक जो है मादा फूल का होता है, ठीक है ना, मादा होता है। और इसी में जो छोटा छोटा है ये नर फूल का जो है ना किस्म होता है। ये छोटा छोटा जो होता है नर होता है। इसके जो ऊपरी भाग में होता है यहाँ पे पाया जाता है पुंकेसर, याद रखना। फूल यदि आप लोग जो है बहुत सारा फूल देखे होंगे जिसमें कि गुड़हल का फूल एक आता है, ठीक है ना, वो सब देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है? पुंकेसर होता है। पुंकेसर जो होता है ये ऊपरी भाग में होता है। और यदि ये किसी जो है वर्तिकाग्र से सटता है, ठीक है ना, तो उससे क्या करता है कि जनन का क्रिया करता है। तो फूल में जो है नर प्रजनन जो अंग होता है वो पुंकेसर होता है। अब ये डिटेल हम आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, क्या अभी हम क्लास में जनन चैप्टर पढ़ाए हैं? आप लोग जो है कमेंट कीजिए, जनन पढ़ाए हैं? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो जनन हम नहीं पढ़ाए हैं, यही ना। तो जनन नहीं पढ़ाए तो इसलिए अभी ये जो है आप लोगों को पूरा क्लियर नहीं होता होगा, लेकिन जनन जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना है। तो यहाँ जो हो गया पुंकेसर, ये नर भाग है, पुंकेसर नर भाग है। अंडप जो है ये मादा भाग है। तो याद रखना है, ये सब बताएंगे। वर्तिकाग्र जो वर्तिका सब कुछ बता देंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी या समभोजी या जो है इनमें से कोई नहीं। तो कवक क्या करता है? कवक देख आप लोगों को बताए हुए थे कि मान लीजिए कि पाव रोटी है, कच्चा पाव रोटी, उसमें देखते हैं कि जो है ना सादा सादा जो है दाग उठने लगता है, खराब होने लगता है, तो वो क्या है? कवक है। तो कवक नमी वाले स्थान में उगता है, कवक नमी वाले स्थान में उगता है। तो कवक सबसे पहले सफ़ेद होता है, याद रखना, कवक सफ़ेद हो जाएगा। तो सफ़ेद होने के कारण जैसे आप लोग देखे होंगे ना, ये मशरूम देखे ना, मशरूम क्या है? मशरूम भी एक प्रकार का कवक है, याद रखना। मशरूम क्या? एक प्रकार का कवक है, जिसको आप लोग छाता बोलते हैं, ठीक है ना। मशरूम क्या? एक प्रकार का कवक है। तो ये कैसा कवक है? ये वैसे स्थान पे उगेगा जहाँ नमी हो, मतलब कि ये अपने से भोजन नहीं बना पाता है। सबसे पहले जो हरा रहता है, हरा हरा पेड़ पौधा, यही अपना जो है ना भोजन बना सकता है। तो ये तो वाइट है, ये तो भोजन नहीं बना सकेगा। इसीलिए ये होता है मृत जीवी पोषी, स्वपोषी नहीं होता है, क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बना पाता है। ये जो है समभोजी भी नहीं होता है। तो ये होता क्या है? मृत जीवी पोषी। तो याद रखना है, मृत जीवी पोषी होता है। पोषण का कौन सा विधि होता है इसमें? मृत जीवी पोषी होता है, अर्थात परपोषण भी आता है। देखिए परपोषण में यदि आप लोगों को बताएं पोषण, देखिए पोषण जो होता है, पोषण दो तरह का, पोषण दो तरह का, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण।
ये परपोषण। परपोषण जो है ना ये 3 प्रकार का होता है, याद रखना परपोषण 3 प्रकार का होता है। बात करें तो इसमें पहला हो जाता है मृत जीवी पोषी, मृत जीवी पोषण जो होता है। दूसरा हो जाता है जो है आपका परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। पहला हो गया मृत जीवी पोषण, दूसरा हो गया परजीवी पोषण और तीसरा हो जाता है प्राणी संपोषण। याद रखना है, यहाँ लिखने के लिए उतना जगह नहीं बचा है, प्राणी संपोषण याद रखना है। 3 प्रकार का पोषण होता है, तो एक परपोषण का ही विधि है, तो परपोषण भी देगा तो वो भी मारेंगे, और या मृत जीवी पोषण दिया है तो ये भी मारेंगे। याद रखना मृत जीवी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली होता है कौन सा? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए मानव में डायलिसिस थैली कौन सा होता है? डायलिसिस मतलब एक प्रकार का छानने का काम करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है? देखिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग आंसर कीजिए फटाफट जो भी जान रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे, इसको कहते हैं पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस। ऊर्जा गृह, हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि यहीं से सारा जो है पावर सप्लाई होता है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। क्योंकि यहीं पे आके जो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, और उसके बाद जो है यहीं पे ऑक्सीजन आके जो है ना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। जो भोजन है वहाँ जो है पूरा जितना भी हम लोगों का जो है ग्लूकोज वगैरह आके रहता है यहाँ पे, ठीक है, और उसी का यहाँ पाचन होता है, विखंडन होता है उसका, ग्लूकोज का यहाँ विखंडन होता है, तो यहाँ ज़्यादा जो है ऊर्जा मुक्त होता है, इसलिए यहाँ से ऊर्जा ही सारा जगह सप्लाई होता है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया। न्यूरॉन के बारे में जस्ट अभी पहला क्वेश्चन में हम जो है दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा बता दिए। न्यूरॉन ये कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, ये तंत्रिका जो है कोशिका का निर्माण करता है न्यूरॉन। तो अब जो है देखते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हम जो है पहले जो है बायोलॉजी जब आप लोगों को बताए थे तो नेफ्रॉन का संरचना वगैरह हम समझा दिए थे। ये कहाँ होता है? तो ये जो है किडनी में होता है, याद रखना किडनी में। नेफ्रॉन कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, तो ये याद रखना नेफ्रॉन कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। तो यहाँ एक थैली बना रहता है जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? मूत्राशय। ये मूत्राशय जो है यहाँ जमा रहता है, मूत्र, ये जो है पाइप रहता है, और उसके बाद जो है तो ये याद रखना, ये हम बता दिए। इसी जो है जो किडनी है, किडनी में लाखों जो है ना संख्या में क्या रहता है? नेफ्रॉन रहता है, छोटा छोटा। तो नेफ्रॉन जो है डायलिसिस थैली जो है, मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में जो है ना उत्पन्न होते हैं? खारा जल में, शुद्ध जल में, गंदा पानी में, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए आप लोग। 11 का जितने भी हैं आप लोग थोड़ा सा जो है मेहनत किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा एक्सप्लेन आप लोगों को लग रहा है कि नहीं? फटाफट बताइए कि एक्सप्लेन कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। 11 का आंसर देखिए कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो खारा जल में, शुद्ध जल में, या गंदा जल में? तो डेंगू जो है ना ये स्वच्छ जल में उत्पन्न होता है। स्वच्छ जल जैसे होता है ना कि जो है शुद्ध जल जैसे बारिश का पानी हो गया। बारिश का पानी कहीं पे जो है ना साफ़ है और वहाँ जमा है, आप लोग सोचिएगा कि जो है ना बारिश का पानी है अच्छा जमा है, साफ़ है, गंदा नहीं है, तो इसमें मतलब कि मच्छर तच्छर नहीं होगा। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक मच्छर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेंगू। तो याद रखना डेंगू जो है ये अभी भी हाल फिलहाल में, अब जो है पटना का बात करें, पटना ये डेंगू से ज़्यादा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी जब आता है तो उसके बाद ये डेंगू जो अपना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो पटना में जैसे कोरोना ख़त्म हुआ है तो अब जो है यहाँ डेंगू का प्रभाव दिखना स्टार्ट हो गया है। तो डेंगू के काटने से जो है ना, ये डेंगू जो मच्छर होता है इसके काटने जो बुखार होता है, तो उस बुखार में क्या होता है कि शरीर में जो प्लेटलेट्स है उसका संख्या लगातार जो है ना गिरने लगता है, घटने लगता है, जिसके कारण जो है ना आदमी का मृत्यु जल्दी हो जाता है। इसलिए प्लेटलेट्स इसमें बनाए रखना चाहिए। प्लेटलेट्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों को जो है एलोवेरा या तो आयुर्वेद में आता है, ये सब जो है पीना चाहिए, ठीक है ना। एलोवेरा वगैरह जो है इस सब का जूस आता है, और एक आता है जो है और इसमें ये भी होता है कि यदि बकरी वगैरह का दूध रहता है, ये सब पीने से, या तो पपीता वगैरह खाने से, ये सब से थोड़ा सा जो है इसमें इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। मतलब कि आपका प्लेटलेट्स गिरने से ये रोकेगा, याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध जल में होता है। तो याद रखना है डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू किस मच्छर के काटने से होगा? आप लोग फटाफट जो है कमेंट कीजिए। ऐसे हम आधा लिख दिए हैं तो आप लोग फटाफट जो है कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग,
टीबी होगा, मधुमेह होगा, एनीमिया होगा, उच्च रक्तचाप होगा। ये हम पूरा डिटेल जो है पिछला जो वीडियो था आप लोगों का जो है बायोलॉजी का जो वीडियो हम बनाए हुए थे उसमें पूरा डिटेल से बताए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख ले सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, रक्त में जो है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। मधुमेह बताए अभी जस्ट कि इंसुलिन की कमी से हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं उच्च रक्तचाप भी तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जो है ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। देखिए हम लोग पढ़े आज भी जस्ट क्लास में हम आप लोगों को बताए थे ग्लैंड जो है ग्रंथि जो है ये हम लोग देखे 3 प्रकार का। फटाफट जो है जो पढ़े हुए हैं वो डिटेल लिखिए जल्द से जल्द। ग्लैंड कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। फटाफट जो है आप लोग लिखिए। एक होता है जो है एक्जोक्राइन होता है, दूसरा होता है इंडोक्राइन और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड। आप लोगों को एक्जोक्राइन के बारे में बताए थे कि एक्जोक्राइन जो ग्लैंड है, यह ग्लैंड जो है ना, जो ग्रंथि होता है ये एंजाइम का स्राव करता है। याद रखना ये क्या करता है, एंजाइम का स्राव करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बहिःस्रावी ग्रंथि इसको हिंदी में कहते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्राव होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है। याद रखना इससे जो रासायनिक पदार्थ स्राव होता है उसको हार्मोन कहते हैं। और यदि ये दोनों किसी से प्रभावित होता है, मतलब कि स्रावित होता है, उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावित और जो है बहिःस्रावी दोनों है, कौन सा। तो इसमें आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, फटाफट जो है आप लोग टिक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। एंजाइम यदि बात करते हैं तो हम लोग जो देखते हैं लार क्या है, ये एक एंजाइम है। यदि हम लोग देखते हैं पसीना, ये जो है बहिःस्रावी ग्रंथि से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद यदि हम और भी देखते हैं जैसे कि कान में जमा हुआ जो कचरा होता है, नाक में जमा हुआ जो कचरा होता है, ये सब क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि से स्राव होता है। इसका बहुत सारा हो सकता है। उसके बाद इंडोक्राइन जो है हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा इसमें बताया, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बताए हुए हैं, हाइपोथैलेमस बताए हैं, उसके बाद थैलेमस बताए हैं, जो है थायराइड बताए हुए हैं, अग्न्याशय बताए हुए हैं इसी में जो है। उसके बाद और आप लोगों को बताए हुए हैं एड्रिनल ग्रंथि बताए हैं, जनन ग्रंथि बताए हैं। तो ये सब इंडोक्राइन में आता है। और मिक्स्ड में कौन आता है, फटाफट बताइए। तो सबका आंसर सही है जो अग्न्याशय की है। तो अग्न्याशय क्या है, इसमें एंजाइम भी निकलता है और इससे जो है देखिए एंजाइम भी निकलता है और इससे हार्मोन भी निकलता है। हार्मोन का बात करते हैं तो कौन सा इससे हार्मोन निकलता है, तो हार्मोन निकलता है जो है ना आप लोगों का इंसुलिन। हार्मोन कौन सा निकलता है, इंसुलिन। और एंजाइम कौन सा निकलता है, तो LET कौन सा हो जाएगा, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। ये तीनों निकलता है। अंडर कर लीजिए आप लोग, जो है कॉपी में उतार लीजिए, बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है, मेडुला है, एड्रिनल है, थायराइड है या पिट्यूटरी है। फटाफट बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो यदि हम बात करते हैं ये मस्तिष्क, ये कोई आदमी बनाए, अब ये किसका शक्ल बन गया, चलिए जिसका भी हो। अब क्लास में तो यदि इस तरह बना देते तब तो फिक्स था कि आदमी जान ही जाता है कि ये किसका शक्ल होगा। क्लास में सब एक दूसरे का नाम बताता, लेकिन अब यहाँ जो है ऑनलाइन में किसका नाम बताइएगा। तो यहाँ जो है ये मान लीजिए कि कोई लड़का है, अब यहाँ पे जो है ये इसका ब्रेन है, तो ब्रेन में जो है ना ये आधार तल में पाया जाता है जो है एक ग्लैंड जिसका नाम है जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। याद रखना आधार तल में पाया जाता है और ये मटर के दाना के समान होता है। मटर के दाना के जो है ना आकृति का होता है, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा होता है। लेकिन ये पीयूष ग्रंथि को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं ये पूरा डिटेल बताए हुए थे, क्योंकि सभी जो है ना ग्रंथियों का ये कंट्रोल करता है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटा होता है। पीयूष ग्रंथि यहाँ जो है सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन इससे भी छोटी कौन सा होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल। लेकिन पीनियल क्या बताए थे, यह एक बायोलॉजिकल ग्लैंड है। बायोलॉजिकल ग्लैंड का मतलब है कि इसका आकार ये छोटा घटता है या बढ़ता है, इसलिए ये जो स्थिर नहीं रहता है। पीनियल का मतलब ये काम क्या करता है, पीनियल ग्लैंड जो है ना
यदि जो है किसी आदमी को ज़्यादा नींद लगता है, नींद जो लगता है तो ये पीनियल ग्लैंड के कारण होता है। इससे एक हार्मोन का स्राव होता है, उसका नाम जो है बताए थे आप लोगों को मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन के कारण जो है ना जो स्राव होता है इससे अधिक नींद लगता है, अधिक नींद लगता है मेलाटोनिन हार्मोन स्राव होने के कारण। यदि बच्चा में बोलें तो बच्चा में जो है ना मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। बच्चा में क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चा जो है ना बच्चा यदि जो है ना मतलब ठोक देते हैं उसको ओ कर दीजिएगा तो क्या हो जाता है, सो जाता है। बच्चा का यदि माथा थोड़ा सा हम सहला देंगे या ठोक देंगे तो क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है और जो है वो सो जाता है। लेकिन यही यदि मान लीजिए कि आप सोए हैं और कोई आके माथा ठोक दे तो उठ के एक झापड़ मार दीजिएगा, काय माथा ठोक रहा है, काय डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है उम्र के साथ धीरे धीरे ये घटने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है ना। इसमें शराब कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कम शराब होता है तो ये किस में होता है, तो बताए थे आप लोगों को कुत्ता में। और सबसे ज़्यादा जो है ना अधिक शराब ये मेलाटोनिन का किस में होता है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। जो भी जो है जानते हैं फटाफट कमेंट कीजिए। और ऑफलाइन का बच्चा जो भी है वो कमेंट नहीं कीजिए तो पक्का जो है कल आपका कमेंट देख के थुरा जाएंगे आप, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पीट देंगे, नहीं तो फटाफट कमेंट कीजिए। थायराइड ग्रंथि बताई दी, इससे जो है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इसकी जो है यदि इससे आयोडीन की कमी हो जाए तो घेगा रोग हो जाता है। एड्रिनल जो है एड्रिनल से एड्रिनिलिन हार्मोन निकलता है, याद रखना। एड्रिनिलिन हार्मोन इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, FLIGHT फाइट, अरे यार फाइट एंड जो है फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको कहते हैं, तो एड्रिनिलिन को, एड्रिनिलिन को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। यदि हिंदी में बोलें तो एड्रिनिलिन को कहते हैं, एड्रिनिलिन से निकलने वाला जो है ना एड्रिनल से निकलने वाला एड्रिनिलिन को कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमरजेंसी जो है ना हार्मोन भी कहलाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम में जैसे जो है ना शराब होता है। जैसे कभी कभी मान लीजिए गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो उसको बहुत ज़ोर से मारते हैं तो बहुत ज़ोर से चोट लगेगा, ठीक है ना। तो गुस्सा आने के बाद जब मारते हैं तो बहुत ज़ोर से चोट लगता है। तो यदि गुस्सा आ गया तो उस समय ये हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है, ये शराब हो गया, अब बस एकदम गुस्सा में जो है ना मार दिए। यदि कोई आपको बोलता है कि जो है ना कि आप जो है ना ये काम नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए 50 किलो का बोरा है, ठीक है ना, आप नहीं उठा सकते हैं, कभी नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कोई आपको चैलेंज कर दिया तो इस समय जो है यहाँ से एड्रिनल से जो है एड्रिनलिन हार्मोन निकल जाता है और अचानक जो निकलता है ये ज़्यादा एनर्जी देता है और उसके बाद वो काम कर देते हैं और ख़ुद पर भी कभी बिलीव नहीं होता है कि जो है ना ये हम कम कर दिए। तो ऐसा जो है ये होता है एड्रिनलिन हार्मोन के शराब से। अगला क्वेश्चन, पौधों में समन्वय होता है किसके द्वारा, रासायनिक विधि से, कोशिकांग से, तंत्रिका तंत्र से या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। पौधों में समन्वय मतलब तो क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। पौधों में नियंत्रण, ये समन्वय जो है तालमेल होता है रासायनिक विधि द्वारा। तो याद रखना किसके द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा। तो रासायनिक विधि से यही जो है हार्मोन निकलता है। तो याद रखना रासायनिक पदार्थ का जो है स्राव होता है उसको हार्मोन कहते हैं। तो पादप हार्मोन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फटाफट जो है टाइप कीजिए आप लोग, पादप हार्मोन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए समुचित समायोजन हेतु एक साझा कार्य करता है, साझा कार्य करता है क्या कहलाता है। समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य क्या कहलाता है, फटाफट बताइए। तो एक साझा कार्य यदि तालमेल स्थापित करके करता है तो ये क्या हो जाता है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है, समन्वय, ठीक है ना। साझा कार्य समन्वय कहलाता है। ऐसे इसका कहीं समन्वय भी आंसर दिया होगा, लेकिन नियंत्रण और समन्वय होगा। तो याद रखना नियंत्रण मतलब हो जाता है इसको कहाँ तक बढ़ने देना है या क्या करना है नहीं करना है, ये कंट्रोल स्थापित करना। और समन्वय मतलब होता है तालमेल। जैसे कि मान लीजिए कि आपके हाथ पे कोई मच्छर काट रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपके हाथ पे कोई मच्छर काट रहा है। अब ये ब्रेन तक ये पहुंच गया, न्यूरॉन के माध्यम से ये सूचना पहुंच गया जो है आपके न्यूरॉन तक। अब ऑर्डर दे रहा है यहाँ से मोटर और जो है नर्व्स ऑर्डर दिया इसको मारने का। यदि हम दूसरा हाथ उठा के नहीं मारते हैं तो मेरा तालमेल गड़बड़ा जाएगा कि नहीं। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ जो है आदमी मार के चले जाए, मान लीजिए कि ये हाथ काट के चले जाएगा और ये हाथ देखता रह जाएगा तो क्या होगा, हाथ निकल गया मेरा, एक के हाथ बचेगा।
इसलिए तालमेल स्थापित होना जरूरी है। तालमेल समझते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए दो दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त है और दोनों जा रहा है। अब एक तीसरा इधर से आया और जो है ना इसको मारने लगा। यदि इन दोनों का तालमेल अच्छा नहीं रहेगा तो ये मारते हुए इसको देखते रहेगा, बड़ा ठीक है कर रहा है, मार रहा है हमको, ये जो है ना बड़ा कुछ खाता पीता है देता नहीं है, ठीक है कर रहा है, तुम मार रहा है। तो यदि ये तालमेल नहीं रखा तो इसको तो मार के हालत ख़राब कर देगा बेचारा, आई भाग जाएगा, तो उसके बाद दोनों में झगड़ा होगा। इसलिए यहाँ तालमेल रहना जो है दोस्ती यारी में बहुत ज़रूरी होता है। कोई मारता है तो हम इसको बचाएंगे, और कल यदि हमको कोई मारेगा तो ये हमको भी बचाएगा। तो तालमेल यही होता है। उसी प्रकार से हाथ के बीच में भी होता है, पूरा शरीर में तालमेल स्थापित होता है। यदि कोई मच्छर जो है ना इस हाथ में काट रहा है तो ये हाथ वाला जो है ना ये हाथ इसको मारेगा, और यदि ये हाथ में काटता है तो ये हाथ भी मारेगा। तो ये तालमेल स्थापित करना होता है, ठीक है ना। तो ये समन्वय हो जाता है। तो इसका आंसर कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये भी बेटर है, सही है। अब कहीं कहीं किताब में दिया रहता है, तो नियंत्रण और समन्वय दिमाग में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निश्चल कनिकाएँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में या नर्व्स में, किस में पाई जाती है? निश्चल कनिकाएँ कहाँ पाई जाती है? आज भी क्लास में पढ़ाए हुए हैं निश्चल कनिकाएँ। तो फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो निश्चल कनिकाएँ जो है ये न्यूरॉन में पाया जाता है। तो हम लोग जो न्यूरॉन देखे थे, न्यूरॉन जो देखे थे, इसमें बताए थे जो साइटोकाइनिन, ये जो है साइटोन जो होता है, ठीक है ना, साइटोन जो होता है, तो साइटोन के पास ही छोटा छोटा जो है कनिका निकले रहता है, उसी को जो हम लोग निश्चल कनिका कहते हैं। तो ये बता दिए थे आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में जो संचित होता है? चेतना रूप में, आवेग रूप में, उद्दीपन या संवेदना रूप में? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो चेतना कर रहे हैं वो आंसर सही होगा। देखिए क्या ये बोलना क्या चाह रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है। संचित बोल रहा है, यदि हम इसको ट्रांसफ़र करें तो आवेग के रूप में होगा, ट्रांसफ़र होगा आवेग के रूप में, लेकिन संचित होगा चेतना अर्थात बुद्धि के रूप में। उसी को हम लोग कहते हैं यादाश्त, बुद्धि। तो मस्तिष्क में सूचना किस रूप में संचित रहता है? चेतना के रूप में, लेकिन ट्रांसफ़र जब होता है तो वो आवेग के रूप में बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक, विद्युत आवेग हम लोग देखे थे। विद्युत आवेग जो है कैसे जो है सूचना को आदान प्रदान करता है, न्यूरॉन के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है किसके द्वारा? उच्च स्तरीय जंतु में, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है आदमी है, ये आदमी है। अब ये आदमी में बोल रहा है कि बताइए कि जो है ना कि कैसे जो है ना निर्माण हो रहा है इसका जो है तंत्रिका कोशिका। इस तरह का मान लीजिए कोई आदमी है, तो हम लोग क्या देखे थे? ब्रेन में यहाँ पे न्यूरॉन है, ठीक है ना। ब्रेन में जो है यहाँ से न्यूरॉन है, और यहाँ से ब्रेन में यदि बात करते हैं तो 12 जोड़ी नस निकला रहता है। ब्रेन में कितना जोड़ी? 12 जोड़ी। मस्तिष्क में 12 जोड़ी। और यहाँ से ब्रेन के पास से ही जो है यहाँ से नीचे देखते हैं हम लोग जो है क्या जाता है? मेरुदंड जाता है, रीढ़ का हड्डी। रीढ़ के हड्डी में अंदर में भरा रहता है कौन चीज़? मेरुरज्जु। अंदर में क्या रहता है? मेरुरज्जु, याद रखना, मेरुरज्जु रहता है। तो ये हो गया मेरुदंड के अंदर रहता है मेरुरज्जु, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कोड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड। तो याद रखना, ये स्पाइनल कोड जो है ना ये मेरुदंड में जो है भरा रहता है, इसको मेरुरज्जु कहते हैं। अब इससे जो है ना या मेरुदंड से जो लगभग जो है 31 जोड़ी नस निकला रहता है। 31 जोड़ी इधर, 31 जोड़ी इधर। तो याद रखना ये 31 जोड़ी नस हो गया, 31 जोड़ी इसमें नस हो गया, और यहाँ पे 12 जोड़ी है, दोनों जगह नस है, याद रखना है। अब उसके विभिन्न प्रकार का जो तंत्रिका होता है ये सब आपस में मिलता है, तब जाके जो है ना बनाता है तंत्रिका तंत्र, याद रखना है। मतलब ये मेरुरज्जु का भी हो गया, मस्तिष्क द्वारा भी हो गया, और विभिन्न प्रकार का जो हाथ उत में गया है, ठीक है ना, ये सब भी क्या करता है? मदद करता है। इसलिए सब मिला के जो उच्च स्तरीय जंतु है उस सब में तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है ये इनमें सभी के द्वारा हो जाएगा। मतलब मस्तिष्क द्वारा भी होगा, मेरुरज्जु भी होगा, और विभिन्न प्रकार के तंत्रिका कोशिका द्वारा होगा। तो याद रखना है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा इसमें से सभी। उच्च स्तरीय जंतु में तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है इसमें से सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम की जो है मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? कैल्शियम हम आप लोगों को पढ़ाए थे, ये मस्तिष्क है,
और ये आदमी का गला है, ठीक है ना। कैसा बन गया, मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ और ये आदमी का गला है, तो गला में बताए थे एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड। और इसी जो है थायराइड, इसी के जो है पीछे पाया जाता है कौन सा, पाराथायराइड, पाराथायराइड याद रखना, पाराथायराइड। जैसे होता है ना कि जो है ना कोई आदमी जा रहा है, ठीक है, तो यदि कोई चीज़ जो है पीठ पे लाद लेता है, पीठ पे लादता है ना, तो वही हो गया उसी प्रकार से, मतलब ये थायराइड है और इसके पीछे लटका हुआ है क्या, पाराथायराइड। अब बताए थे मस्तिष्क में से ये पाराथायराइड जो है ये किसके कंट्रोल से बाहर होता है, बताइए फटाफट, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर होता है, ये पीयूष ग्रंथि का बात नहीं मानता है। तो पाराथायराइड, तो पाराथायराइड क्या करता है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस, आप लोगों को बताए हुए थे कि कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ये करता है जो पाराथायराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कैल्शियम की जो मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि करता है, तो पाराथायराइड, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विरेचन द्वारा जो है स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, विरेचन द्वारा। तो विरेचन हम लोग पढ़ाए थे कि ये नर जो है ना, नर में पाया जाता है विरेचन, जो विरेचन होता है जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस से जो है एक हार्मोन का स्राव होता है, टेस्टिस से एक हार्मोन का स्राव होता है, तो इसका नाम क्या, फटाफट बताइए आप लोग, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो टेस्टोस्टेरोन कर रहे हैं 21 का ए वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इससे जो निकलता है क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ये नर जो है ना हार्मोन होता है, नर हार्मोन। यदि यही टेस्टोस्टेरोन निकलता है और मादा का जो है इधर से अंडाणु जो होता है वो जब आपस में मिलता है, मतलब कि ओवम और इधर से जो है रहता है स्पर्म, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन से कहते हैं, इसमें स्पर्म रहता है, तो ये आपस में मिलता है तो जायगोट का निर्माण करता है, और इसी ये जायगोट जब बड़ा होता है तो वो शिशु बनता है। तो ये आप लोगों को जन्म में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विरेचन द्वारा जो है, और जल्दी हम बोर्ड पे भी पढ़ाने का कोशिश करेंगे, टाइम नहीं मिल पाता है जिसके कारण हम ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रहे हैं आप लोगों का, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर से ही हम जो है आप लोगों को रिविजन करवा देंगे जो है बोर्ड पर। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, फटाफट कमेंट भी कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। निम्नांकित फाइटो हार्मोन में किसे जो है ना फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, एथिलीन, एफसीसी, साइटोकाइनिन या ऑक्सीजन, फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा, फाइटो हार्मोन में किसे जो फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, तो फल पकाने वाला हार्मोन क्या हो जाएगा। तो सबका आंसर सही हो रहा है, जो भी आंसर दे रहे हैं, जो एथिलीन जो है ये फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है। तो हम ये जो है बाद में डिटेल बता देंगे, क्योंकि जो है अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया, ज़्यादा लंबा खिंचा रहा है। तो और यहाँ बात करते हैं एफसीसी क्या करता है, ये विगलन का काम करता है। विगलन का मतलब हुआ कि जितना भी कुछ तोड़ना है या तो जो है ना वृद्धि को रोकना, वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कहलाता है एफसीसी। साइटोकाइनिन जो होता है ये जो है कहलाता है जो है ना कोशिका विभाजन का काम करता है, जो पौधा में कोशिका विभाजन का काम करता है कौन करता है, साइटोकाइनिन। और ऑक्सीजन ये वृद्धि जो है ना वृद्धिजनक हार्मोन होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, पौधा का लंबाई बढ़ाता है, ये शीर्ष स्तंभ में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का जो है विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाता है। देखिए न्यूरॉन का किस भाग में संवेदना जो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो विद्युत आवेग में कन्वर्ट होता है। अभी जस्ट बताए थे आपको, साइटोन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स या एक्सॉन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। न्यूरॉन के किस भाग से जो है संवेदना, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो विद्युत आवेग में जो है ना बदल जाता है, तो ये हो जाएगा साइटोन। अभी जस्ट बताए थे कि जो बीच में जो है ना न्यूरॉन हम लोग बनाए थे, तो इसके बीच में इस तरह जो देखे थे साइटोन था, अब बीच में जो है एक केंद्रक था। तो ये साइटोन में जब यहाँ डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आता है, ये साइटोन में जो है ना विद्युत आवेग में बदलता है, यहाँ से फिर एक्सॉन की मदद से जो है वो बाहर निकालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो है आप लोगों का साइटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन, अभी जस्ट बताए एफसीसी होगा, एथिलीन, जिब्रेलिन या इनमें से कोई नहीं, जल्द से जल्द बताइए। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन कौन सा होगा, तो कोई भी रोकने वाला सीधा बोल देगा, याद रखना है एफसीसिक एसिड होगा। एफसीसिक एसिड ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफसीसिक एसिड। जो भी आंसर कर रहे थे सबका सही हो रहा है, बहुत अच्छा है। आप लोग कम से कम अपने फ्रेंड को 10th का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी स्टूडेंट है या तो कंपटीशन में जो भी पढ़ रहे हैं उस सब के लिए देखिए, ये बीपीएससी के लिए आपका जो है, बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का। ये देखिए नर हार्मोन जो है ना,
आप बीपीएससी का क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा पिछले बार, इसमें पूछा गया था मादा हार्मोन कौन सा है। बीपीएससी में पूछा गया था मादा हार्मोन कौन सा है, तो इसमें पूछ रहा है नर हार्मोन कौन सा है, तो एक ही जैसा है ना। तो नर हार्मोन अभी जस्ट आप लोगों को बताया क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और ये एड्रेनलिन अभी तो बताए थे एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। एस्ट्रोजन ये जो होता है ये आपका जो मादा हार्मोन है। टीएसएच ये बताए थे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये होता है थायराइड जो है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि से बहुत सारा हार्मोन निकलता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सारा को कंट्रोल करके रखता है। तो चलिए आज हम लोग 25 क्वेश्चन ही देखते हैं, उसमें और भी कुछ जैसे आप लोगों के लिए देखिए लाए थे हम जो है ना, ये सेट नहीं कर सके, उधर ही करना था हमको स्लाइड सेट, बट थोड़ा सा जो है टाइमिंग की वजह से इस तरह हो गया। देखिए यहाँ यदि हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये जो देख रहे हैं ना ये है मेरुदंड, ये मेरुदंड है। अब मेरुदंड के अंदर में देखिए जो ये रस्सा के जैसा घुसा हुआ है ये कहलाता है मेरुरज्जु। इसके अंदर में जो रस्सी के जैसा भरा हुआ है वो मेरुरज्जु कहलाता है। और इधर जो निकला हुआ है देखिए ये नर्व्स, ये 31 जोड़ी जो नर्व्स है यही जो है ना सारा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट करके जो है ये मेरुरज्जु के पास भेजता है, मेरुरज्जु सीधा वहाँ ब्रेन के पास भेजता है। तो यह तक ये हो गया ब्रेन का। देखिए यहाँ पे ये हो गया सेरिबेलम। सेरिबेलम जो कंट्रोल स्थापित करता है आपका अनुमस्तिष्क जिसको कहते हैं सेरिबेलम। ये स्पाइनल कोड है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये स्पाइनल कोड है। थैलमस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए थैलमस हाइपोथैलमस, थैलमस हाइपोथैलमस, ये जो है ब्रेन के बारे में सब कुछ बता दिया आप लोगों को, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि बात करते हैं अगला स्लाइड का, देखिए ये अग्र मस्तिष्क का ये वाला भाग हो गया, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। और ये देखिए इधर मध्य जो है पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क इधर जो है पश्चिम मस्तिष्क है। तो सेरिबेलम इधर ही है, देखिए तो सारा चीज़ ये दिया हुआ है। ये जो है ये यही छोटका छोटका जो है ये ग्लैंड, ये जो है पीयूष ग्रंथि कहलाता है। हम बताए थे ये आधार तल में पाया जाता है, देखिए ये आधार तल है यहीं पे पाया जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि का है। उसके बाद बात करते हैं पुंकेसर, तो ये हम जब जनन पढ़ाएंगे तो ये पूरा जो है डिटेल में आप लोगों को फिगर बताएंगे। तो आप बताइए फटाफट कि कैसा लगा आप लोगों का आज का जो है सेशन, और ये आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है एक मोटिवेशन जो है कमेंट आप लोग नीचे कर सकते हैं। तो चलिए कैसा लगा आप लोगों को क्लास ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड के पास कम से कम शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपको शेयर करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है और ना ही आप लोगों को कोई जो है ना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग शेयर कीजिए, स्टेटस लगाया कीजिए, ताकि जो है थोड़ा थोड़ा आप लोगों का ये परिवार है तो थोड़ा आगे बढ़ाइए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।